हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर कमला उपाध्याय। टेंशन गॉन नोट्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखें आज के लेक्चर में क्या नया है। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन्स पे है। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से जब प्रोटीन्स का पाचन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है तो उसके बाद वो किस फॉर्म में हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करती है या स्मॉल इंटेस्टाइन में उसका अवशोषण किस प्रकार से होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम ये जानें कि स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन का अवशोषण किस तरह से होता है तो उसके पहले हमें एक सेल की जो नीति है कि वो किस तरह से मॉलिक्यूल्स को या किसी भी पदार्थ को अवशोषण उसका किस तरह से सेल लेवल पे होता है उसको हमें जानना होगा। तो स्टूडेंट, जब भी किसी सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट होगा किसी भी मॉलिक्यूल का या किसी भी सब्सटेंस का, तो उसके लिए जो हमारी सेल हैं वो अलग अलग नीतियाँ इस्तेमाल करती हैं। तो यहाँ पे जैसे आपको दिखाया गया है, ये डबल लेयर आपको लिपिड बाई लेयर आपको दिखाई गई है, फॉस्फोलिपिड बाई लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। ये ए फिगर है, ये बी फिगर है। ए में आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ पैसिव ट्रांसपोर्ट या फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, इधर लिखा हुआ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके, तो पहले हम ए फिगर को हम देखेंगे। तो इसमें देखो सिंपल डिफ्यूज़न के थ्रू किस तरह से मॉलिक्यूल्स अंदर आ सकते हैं ये दिखाया गया है, यानी कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो पहले तो सिंपली जो अनचार्ज्ड जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो आसानी से इस बाइलेयर को पार करते हुए वो अंदर डिफ्यूज़ हो जाते हैं। ओके, यानी कि अंदर आ जाते हैं। एक तो ये मेथड है। दूसरा है चैनल मीडिएटेड डिफ्यूज़न, यानी कि कोई पर्टिकुलर मॉलिक्यूल जिसे अंदर डिफ्यूज़ करना है वो अपने पर्टिकुलर चैनल के थ्रू अंदर आएगा। ओके, और तीसरा है कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट, जिसके थ्रू यानी कि एक पर्टिकुलर कैरियर प्रोटीन के थ्रू वो पर्टिकुलर जो मॉलिक्यूल है वो अंदर डिफ्यूज़ होगा, यानी कि अंदर आएगा। ठीक है, तो इस तरह का जो अपने आप से अंदर आ जाना किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का या एब्जॉर्प्शन होना, तो उसे हम क्या कहेंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट। ओके, और दूसरी ओर है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी कि सेल के अंदर से बाहर की ओर जाना, यानी कि कम कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर अगर उसे मूव करना है तो उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो उस टाइम पे भी किसी कैरियर प्रोटीन के थ्रू वो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल बाहर मूव करता है। इसी तरह से यहाँ आपको बी फिगर में आपको दिखाया गया है। पहले में देखिए आपको यूनिपोर्ट दिखाया गया है। यूनि यानी कि सिंगल मॉलिक्यूल को एक पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टर जो मॉलिक्यूल है इसको एक पर्टिकुलर चैनल के थ्रू या इंटीग्रेटेड प्रोटीन के थ्रू वो कैरियर प्रोटीन के थ्रू वो अंदर आता है। इस तरह से हो सकता है उसका ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल का, या सिम्पोर्ट के थ्रू हो सकता है, यानी कि को ट्रांसपोर्टर की हेल्प से पर्टिकुलर को ट्रांसपोर्टर कोई आयन हो सकता है, उसके थ्रू वो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल जब वो अंदर आएगा तो वो अपने साथ में उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को भी लेकर के आएगा, यानी कि जो भी एब्जॉर्प्शन जिस भी मॉलिक्यूल का होना है उसको साथ में लेकर के अगर आता है तो उस तरह के ट्रांसपोर्ट को हम कहेंगे सिम्पोर्ट। ठीक है, और ये देखो लिखा है को ट्रांसपोर्टेड आयन, को ट्रांसपोर्टेड आयन। ओके, तो इसी तरह से होगा। और इसी तरह से एंटीपोड, यानी कि सेल के अंदर से बाहर अगर जाना है तो उस टाइम पे भी किसी को ट्रांसपोर्टर का यूज़ करते हुए एक बाहर जाएगा तो मॉलिक्यूल अंदर आएगा। तो इस तरह से भी जो है ये कपल ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हुए सेल के अंदर चीज़ें आती हैं या सेल से बाहर जाती हैं। तो यही प्रोसेस जो है एब्जॉर्प्शन की जो हमारी प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर होती है, हमारे इंटेस्टाइन में होती है, तो ये इस तरह की प्रोसेसेस को एक सेल इस्तेमाल करती है। और इन सब के लिए इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं जिसके थ्रू पाचन के दौरान एक सेल एब्जॉर्प्शन करती है किसी भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का। स्टूडेंट्स, प्रोटीन के डाइजेशन के बाद हमने देखा था जो फाइनल प्रोडक्ट जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो बना डाइजेशन के बाद वो थे अमाइनो एसिड्स, वो थे हमारे ट्राइपेप्टाइड्स या फिर डाइपेप्टाइड्स। ओके, तो जैसा कि अभी हमने पहले फिगर में देखा कि किस तरह से एक सेल के अंदर उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू
अलग अलग चैनल से किस तरह से मॉलिक्यूल्स अंदर मूव करते हैं वो हमने देखा था। तो यहाँ पे देखिए, हम पहले अमाइनो एसिड से हम शुरू करेंगे। तो अमाइनो एसिड का ट्रांसपोर्ट आप देख रहे हो, एक पर्टिकुलर सोडियम आयन अपने साथ में अंदर लेकर के आ रहा है, यानी कि सिम्पोर्ट ऑफ अमाइनो एसिड विद द हेल्प ऑफ को ट्रांसपोर्टर सोडियम आयन, यानी कि ये जो सोडियम आयन है ये इसको अपने साथ लेकर के अपना अंदर आ रहा है, तो साथ में अमाइनो एसिड्स को भी ला रहा है ना, एक पर्टिकुलर चैनल के थ्रू। ठीक है, तो ये अगर इस तरह का होता है तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ये अमाइनो एसिड को सेल के अंदर ले आता है। ओके, तो ये इस तरह से सोडियम डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है अमाइनो एसिड्स का। ओके, तो ये अमाइनो एसिड जब इसके अंदर पहुंच जाता है तो फिर इस सेल से फिर इसको बाहर जाना है, तो सिंपली ये डिफ्यूज़न के थ्रू, एक पर्टिकुलर चैनल से डिफ्यूज़न के थ्रू ये बाहर निकल आता है, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पहुंच जाता है। वहाँ से फिर ये हेपाटिक पोर्टल वेन के थ्रू लीवर में पहुंच जाता है। ठीक है, अमाइनो एसिड का इस तरह से ये अंदर इसका डिफ्यूज़न होता है। अब दूसरी ओर जो डाईपेप्टाइड बने, तो डाईपेप्टाइड जो है हाइड्रोजन आयन की हेल्प से, या आप ये समझ सकते हैं कि हाइड्रोजन को एज ए को ट्रांसपोर्टर यूज़ करते हुए डाईपेप्टाइड सेल के अंदर पहुंच जाता है, या हाइड्रोजन आयन डाईपेप्टाइड्स या ट्राईपेप्टाइड्स के साथ में बॉन्डिंग करते हुए ये इनको अपने साथ में अंदर लेकर के जाता है। तो इस तरह से ये इसका सिम्पोर्ट करता है अंदर। तो अंदर आने के बाद देखो यहाँ पे मैंने ट्राईपेप्टाइड एंड डाईपेप्टाइड एक साथ ही लिख दिया है। कहने का मतलब है कि हाइड्रोजन आयन इंटीग्रेटेड जो ये चैनल्स हैं उसके थ्रू ही डाईपेप्टाइड भी सेम चैनल को यूज़ करेंगे। उसी तरह से ट्राईपेप्टाइड, जैसे डाईपेप्टाइड के लिए बना है तो इसी तरह से एक ट्राईपेप्टाइड के लिए अलग है होगा, उससे वो ट्राईपेप्टाइड अंदर जाएगा। ठीक है, तो सेम चैनल ये यूज़ करते हैं। अंदर पहुंचने के बाद जो सेल की जो इंट्रासेलुलर जो इसके एंजाइम्स हैं उन्हें हम कहते हैं पैप्टिडेजेस। पैप्टिडेजेस फिर इन ट्राईपेप्टाइड या डाईपेप्टाइड पे ये वर्क करते हैं और उनके जो पेप्टाइड बॉन्डिंग्स हैं उसको ब्रेक करके उनको फाइनली उनके स्मॉलर मॉलिक्यूलर फॉर्म यानी कि अमाइनो एसिड में उसको तोड़ देते हैं। देखो, अगर डाईपेप्टाइड को पैप्टिडेजेस अगर उसको ब्रेक डाउन करेंगे तो हमारे पास फाइनली 2 अमाइनो एसिड्स के मॉलिक्यूल हमको मिलेंगे। इसी तरह से अगर ट्राईपेप्टाइड को ब्रेक करेंगे तो 3 अमाइनो एसिड के यहाँ पे मिलेंगे। तो आप इनको अलग अलग भी दिखा सकते हैं कि आप एक बार एक चैनल से दिखाइए डाईपेप्टाइड और उसके बाद फिर पैप्टिडेज एंजाइम और वहाँ पे लिखिए 2AA। ठीक है, इसी तरह से फिर दूसरे चैनल से आप दिखाइए ट्राईपेप्टाइड और फिर अंदर ट्राईपेप्टाइड को ब्रेक करते हुए दिखाइए पैप्टिडेज एंजाइम से, और उसके बाद उसके आगे लिखिए 3AA यानी कि 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमाइनो एसिड, और फिर उसके बाद ये सेम प्रोसेस यानी कि डिफ्यूज़न के थ्रू ये बाहर निकल जाता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे आपको देखो एंटीपोट एक तरह से यहाँ पे दिखाया गया है। तो इसमें देखो सोडियम आयन अंदर आ रहा है तो हाइड्रोजन आयन बाहर जा रहा है। ओके, तो क्योंकि हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है वो ल्यूमेन में बराबर रहनी चाहिए, जिसकी वजह से जो ट्राईपेप्टाइड या डाईपेप्टाइड है वो अंदर आ सकें, तो उसके लिए सोडियम आयन जो है अंदर आता है और हाइड्रोजन आयन बाहर निकलता है। ओके, अब क्योंकि ल्यूमेन में हमें सोडियम आयन की भी हेल्प चाहिए, उसके लिए यहाँ पे सोडियम आयंस को फिर बाहर इससे भेजा जाता है। इसके लिए सोडियम पोटेशियम पंप का यूज़ किया जाता है, जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है एटीपी के फॉर्म में, और ये सोडियम पोटेशियम एटीपेस की हेल्प से जो है ये अगर 2 मॉलिक्यूल अंदर पोटेशियम के आएंगे सेल के अंदर तो 3 मॉलिक्यूल सोडियम आयन के बाहर निकलते हैं। ओके, तो इस तरह से जो फाइनल प्रोडक्ट है जो इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन में बना होता है प्रोटीन का, ट्राईपेप्टाइड डाईपेप्टाइड या अमाइनो एसिड के, तो वो इस तरह से इसके अंदर पहुंच जाते हैं। तो स्टूडेंट एक सिंपल एक वे है, एक मेथड है एक सेल का किसी भी जो पर्टिकुलर खाने से जो भी हमारे पाचन के बाद जो भी चीज़ें बनती हैं उसको एब्जॉर्ब करने का। तो ये प्रोटीन को एब्जॉर्प्शन का ये एक मेथड है जो हमारी एंटेरोसाइट जो हमारी सेल्स हैं इंटेस्टाइन की वो यूज़ करती हैं। ओके, तो फाइनली जब ये प्रोडक्ट हमारे हेपाटिक पोर्टल वेन में पहुंच जाते हैं, वहाँ से लीवर को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जहाँ से
फिर इन्हें बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में इनको भेजा जाता है ब्लड के थ्रू, और वहाँ पे फिर इनका यूज़ जैसे एंजाइम बनाने में, एंटीबॉडीज़ में, या मसल्स की कोलेजन बनाने में, हार्मोन्स आदि में इनका यूज़ किया जाता है। एक और बात है यहाँ पे बच्चों, देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि ये एटीपी का यूज़ करता है, ठीक है, सोडियम पोटेशियम पंपिंग के लिए। तो क्योंकि ये जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है उसके अगेंस्ट ये वर्क होना है, दैट्स वाई यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। चलिए अब थोड़ा और डिटेल में एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन्स को जान ले। तो स्टूडेंट, हमने देखा था कि जो फाइनल प्रोडक्ट प्रोटीन के बने डाइजेशन के बाद वो थे अमाइनो एसिड्स, डाइपेप्टाइड्स एंड ट्राइपेप्टाइड्स। तो जब अमाइनो एसिड के एब्जॉर्प्शन की बारी आती है तो उसको 3 तरह से एक सेल एब्जॉर्ब कर रही होती है। तो उसके लिए जो पहली मेथड है उसे हम कहेंगे सोडियम डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट और सिम्पोर्ट मेथड, ओके, जिसमें आपने देखा था ये वाला मेथड, ठीक है, जिसमें कि आप देख रहे थे कि सोडियम एज ए को ट्रांसपोर्टर अमाइनो एसिड्स को अंदर लेकर के आता है, ओके। और इस दौरान यहाँ पे इस साइटोसोल में सोडियम का कंसंट्रेशन कम बना रहे और बाहर इसका कंसंट्रेशन, क्योंकि हमें अमाइनो एसिड्स को अंदर लाना है और भी दूसरी चीज़ें हैं जिसके थ्रू हमें इसको मेंटेन करना है, यानी कि जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन्स को बाहर इसको मेंटेन करना है क्योंकि डाइपेप्टाइड एंड ट्राइपेप्टाइड को अंदर ले जाना है ना, तो उसके लिए भी हमें सोडियम आयन की अंदर ज़रूरत थी, है ना। तो कहने का मतलब है कि जो प्रोटीन ट्रांसपोर्ट है उसके लिए सोडियम एक अहम भूमिका अपनी निभाता है। तो इसीलिए साइटोसोल से बराबर उसका बाहर अवेलेबल रहना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो उसके लिए फिर आपने देखा कि सोडियम पोटेशियम पंपिंग विद द हेल्प ऑफ एटीपेस की हेल्प से ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ये वर्क कर रहा होता है, यानी कि यहाँ पे सोडियम का कंसंट्रेशन कम करने के लिए ये हेल्प करता है, ओके। तो यहाँ से लगातार इसकी पंपिंग सोडियम की बाहर इसकी अवेलेबिलिटी को बनाए रखती है, ओके। तो इस तरह से अगर होता है तो हम कहेंगे सोडियम डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट ऑफ अमाइनो एसिड। तो बाकी आप यहाँ पर से इसके नोट्स आप लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स सोडियम इंडिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर्स भी होते हैं, ठीक है, और इसमें 5 तरह के सोडियम ट्रांसपोर्टर्स के इसके टाइप्स अवेलेबल हैं अमीनो एसिड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो पहला जो इसमें है ट्रांसपोर्टर उसे हम कहेंगे ट्रांसपोर्टर फॉर न्यूट्रल अमीनो एसिड, ठीक है। इसमें न्यूट्रल अमीनो एसिड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये ट्रांसपोर्टर बना हुआ है, जिसमें बेसिकली जो न्यूट्रल अमीनो एसिड है उसमें फेनिल एलिनिन हो सकते हैं, ट्रिप्टोफान है, टायरोसिन, ल्यूसिन, एलिनिन, आइसोल्यूसिन एंड मैथ्यूनिन एक्सेट्रा। तो ये न्यूट्रल अमीनो एसिड के ट्रांसपोर्ट के लिए होता है सोडियम इंडिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर फॉर न्यूट्रल अमीनो एसिड। इसी तरह से सोडियम इंडिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर फॉर एसिडिक अमीनो एसिड में जैसे ग्लूटामिक एसिड है, ये एसिडिक अमीनो एसिड में आएगा। इसी तरह से एस्पर्टिक एसिड होगा तो इस ट्रांसपोर्टर के थ्रू वो अंदर जाएगा। इसी तरह से ट्रांसपोर्टर फॉर इमिनो एसिड जैसे ग्लाइसिन एंड प्रोलिन है उसके लिए। और फिर नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टर फॉर बेसिक अमीनो एसिड जिसमें कि आर्जिनिन एंड लाइसिन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है जिसके थ्रू। और इसके अलावा ट्रांसपोर्टर फॉर बीटा अमीनो एसिड जिसमें बीटा एलिनिन को इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है इस चैनल के थ्रू, ठीक है। तो ये जो अमीनो एसिड्स हैं इनके लिए डिफरेंट कैरियर हैं और इन डिफरेंट कैरियर्स के थ्रू इनको एब्जॉर्ब या फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता है सेल के अंदर। तो स्टूडेंट ये तीसरी तरह का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है प्रोटीन्स के, तो इसे हम कहते हैं मिस्टर साइकिल और गामा ग्लूटामिल साइकिल भी इसको कहा जाता है, क्योंकि इसको मिस्टर ने प्रपोज किया है इस सिस्टम को, मतलब इस साइकिल को, तो इसलिए उनके नाम से भी इसका नाम रखा गया है मिस्टर साइकिल। इसमें देखो जो इसके लिए बेसिकली ग्लूटाथायोनिन की इसके लिए ज़रूरत होती है और इस साइकिल में बेसिकली जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है वो है ग्लूटामेट एंड सिस्टीन को इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और ये एक एनर्जी कंज्यूमिंग ये वे है, इसमें एनर्जी की बहुत रिक्वायरमेंट होती है और समटाइम अगर जब नीड होती है तभी ये प्रोसेस हमारी सेल्स में होती हैं। और इस दौरान 3 ATP की रिक्वायरमेंट होती है एक सिंगल अमीनो एसिड के ट्रांसपोर्ट के लिए।
तो इसके थ्रू जो है ट्राईपेप्टाइड ग्लूटाथायोनिन इसका एब्जॉर्प्शन किया जाता है। सो स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन्स। आई होप इट विल हेल्प यू। थैंक यू।